4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, विस्तार से विश्लेषण करेंगे। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है वो भी आपको बताएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, पहले वो जान लीजिए। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में होटल में आग लगने से 3 लोगों की जान चली गई है। गैलेक्सी होटल में यह आग दोपहर 1 बजे लगी थी। आग में झुलसकर 8 लोग जख्मी हुए हैं। आग बुझाने की कोशिश अभी जारी है। आग कैसे लगी अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। वहीं की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई का सांता क्रूज इलाका और यहां पर होटल गैलेक्सी, वहां पर लग गई है आग। आग में 3 लोगों की जान चली गई। 8 लोग इसमें झुलसे हुए हैं, जख्मी हैं। कृष्णा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। कृष्णा, आग किन कारणों से लगी इस बारे में पता चल पाया है कि नहीं, और क्या इस बिल्डिंग में जिसमें आग लगी है उसको एनओसी मिली थी? देखिए विवेक, मैं इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हूँ। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में होटल गैलेक्सी जो है वो स्थित है और बताया जा रहा है कि 1:30 से 2 बजे के बीच में इस होटल के तीसरे मंजिल पे आग लगी, जो कि देखते देखते चौथे मंजिल तक जो है वो फैल गई। ग्राउंड प्लस 4 मंजिला ये होटल है और ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त होटल में आग लगी है उस वक्त कुल 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन अस्पताल पहुँचते पहुँचते 3 लोगों को जो है वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही 2 लोगों की जो कंडीशन है इस वक्त स्टेबल बनी हुई है। आग किन कारणों की वजह से लगी इसके बारे में जो है स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पता लगाया जा सके, लेकिन अब से 3 से 4 घंटे पहले जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे। आप देखिए कि तस्वीरों में कि इस वक्त भी जो है कम से कम 4 से 5 बयान नहीं आया है। जैसे कोई अपडेट आएगा आप हमें जरूर बताइएगा। आग को फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है, ये इस वक्त की अपडेट है इस खबर में। बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा। अब वक्त है 4 बड़ी खबरों की पड़ताल का। सबसे पहले आज बात होगी नूह में यात्रा को लेकर अलर्ट की, और आज की जो पहली बड़ी खबर होगी इसी के बारे में हम रिपोर्टर से जानेंगे कि अभी वहां पर क्या हालात हैं। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे मुजफ्फरनगर से उज्जैन और उज्जैन से कठुआ तक क्यों मचा है हंगामा, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर जो उसके बारे में बात करेंगे, इंडिया गठबंधन जो है उसमें पीएम फेस को लेकर क्या सब ऑल इज वेल है या नहीं है, इस पर भी विस्तार से करेंगे चर्चा। और आज की आखिरी खबर में बात होगी चांद पर अपना काम कर रहा है चंद्रयान, लेकिन देश में नामकरण पर कब थमेगा घमासान। चारों खबरें आपको विस्तार से बताएंगे और उसके लिए खबर के लिए हमारे चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर होंगे मौजूद। नूह में क्या है प्रशासन के इंतजाम बताएंगे हमारे सहयोगी अहमद बिलाल, और मदीहा खान से जानेंगे कि मुजफ्फरनगर से कठुआ स्कूलों का माहौल क्यों बिगड़ रहा है। जैनेंद्र कुमार से जानेंगे कि क्या इंडिया में पीएम का फेस जो है उस पर छिड़ा हुआ है, अंदरूनी घमासान कलेश है। और संजय त्रिपाठी बताएंगे कि क्या 2024 के चुनाव में चांद भी सियासी मुद्दा बन गया है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो सबसे पहले बड़ी खबर नूह से आ रही है। नूह में यात्रा पर अड़े हैं हिंदू संगठन। कल नूह में यात्रा निकालने की कही है बात, प्रशासन ने यात्रा की नहीं दी है परमिशन। नूह में स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रखे गए हैं। 29 अगस्त तक नूह में इंटरनेट सेवा पर बैन लगा दिया गया है। अहमद बिलाल लगातार नूह में मौजूद हैं, वहीं चलेंगे अहमद के पास। अहमद, 29 तारीख तक इंटरनेट सेवा बंद है, प्रशासन अलर्ट पर है, और वहां के ग्राउंड पर क्या स्थिति है आप बताइए। बिल्कुल विवेक, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि प्रशासन ने ना सिर्फ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है, बल्कि इसके अलावा नूह प्रशासन की तरफ से पूरे इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है। और इसके अलावा नूह शहर के अंदर आने वाले हर व्यक्ति की सघन जांच, जो भी वाहन अंदर आ रहा है नूह जिले के अंदर, उसकी सघन जांच की जा रही है। उसके आने का मकसद पूछा जा रहा है, और जब मकसद से संतुष्टि मिल जा रही है नूह पुलिस को, उसके बाद ही जो है वो आगे आने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा नूह के हर गली, चाक चौराहे पर अर्धसैनिक बलों की कंपनियां या फिर हरियाणा पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो जो है वो निगरानी रख रहे हैं। यानी कि नूह शहर को यात्रा से पहले एक तरीके से छावनी में जो है वो तब्दील कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना, जिस तरीके से 31 जुलाई को ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान देखने को मिली थी, वैसी जो है कोई भी घटना जो है वो ना देखने को मिले। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि जो हरियाणा पुलिस के कर्मी हैं वो जो भी गाड़ी आ रही है उनकी चेकिंग कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, गाड़ी का नंबर नोट कर रहे हैं, और जो कोई भी इलाके के अंदर का है, जो लोकल है, वो तो आगे जा सकता है, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं साफ दिखाई दे रही हैं। आप जहां खड़े हैं वहां पर भी चेकिंग हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए अहमद। आपको अब दर्शकों को यह सुनाते हैं कि किस तरह से नूह में हिंदू संगठन यात्रा निकालने पर अड़े हैं, जबकि सरकार कह रही है कि यात्रा की इजाजत नहीं है। सर्व हिंदू समाज द्वारा निकाली जाने वाली
ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा 28 को ही यानी श्रावणी मास के अंतिम सोमवार को निकाली जाएगी और इसमें कोई परमिशन न किसी ने सीख की है और इसके डिनाइल का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहां भी है वहीं करें। ये यात्रा हम निकालेंगे। अब मेवात के रहने वाले को कौन रोकेगा कि वो मंदिर में ना जाए? क्या उसको किसी परमिशन की जरूरत है? संवैधानिक अधिकार का उपयोग करके मेवात के हिंदू उन तीनों मंदिरों में जाकर सामूहिक जलाभिषेक करेंगे। का क्या कार्यक्रम है, क्या नहीं है, ये कोई पता नहीं लगा है। पता लगेगा तो उसकी हम पूरे व्यवस्था करेंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो ग्राउंड पर जो हालात हैं वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था है प्रशासन की। एक और सरकार कह रही है कि आप यात्रा ना निकालें, इसकी इजाजत नहीं मिली है। वीएचपी कह रही है कि हम यात्रा निकालेंगे। ये तो उसकी बात होगी। अब आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरनगर से कठुआ तक स्कूल में जिस तरह से धर्म के नाम पर हंगामा हुआ, उस पर राजनीति गर्म है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय चल रही हैं। वो तस्वीरें कल यूपी के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल की टीचर पर मुस्लिम छात्र की पिटाई करवाने का आरोप लगा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सियासत में उफान आ गया। टीचर पर एफआईआर दर्ज हो गई और साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल की मान्यता को लेकर डीएम को जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। अब चलिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कॉन्वेंट स्कूल में छात्रों ने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ने बच्चों को डांट लगा दी। इस पर एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और स्कूल में हनुमान चालीसा का पाठ किया। तीसरी घटना, जो तीसरी तस्वीर है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। जम्मू के कठुआ से यह सामने आई है। यहां एक 10वीं क्लास के छात्र ने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखा तो लेक्चरर और प्रिंसिपल ने छात्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बानी कस्बे में रोड पर बैठकर जमकर हंगामा किया। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के जो पूरा मामला आया, जिसमें शिक्षिका पर एफआईआर दर्ज है, उस पर भी एक अपडेट जान लीजिए। मुजफ्फरनगर में स्कूल पर अब एक्शन शुरू हो गया, जिसके बारे में बताया गया कि डीएम को आदेश दिए गए थे कि स्कूल की मान्यता की जांच की जाए। मान्यता रद्द करने की कार्रवाई हो रही है। जिस स्कूल का यह मामला सामने आया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शिक्षिका तृप्ता त्यागी एक बच्चे को पिटवा रही थी, अब उस स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई हो रही है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड पर जिसका वीडियो वायरल हुआ, शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भेजा है। मदीहा देंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी। मदीहा लगातार वहां गई थी, पीड़ित के पिता और बच्चे से ही बात की थी। मदीहा, स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है और आगे क्या कार्रवाई हो रही है इस मामले में? और बिल्कुल देखिए, जैसे आपने कहा कि मान्यता रद्द हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, कल ही मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि स्कूल के जितने भी संसाधन हैं उनकी जांच की जाएगी और स्कूल का रजिस्ट्रेशन है या नहीं इसकी भी जांच होगी। सब बातों पे जांच होने के बाद जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी और आला अधिकारियों को दी जाएगी और इस पर एक्शन लिया जाएगा अगर कहीं भी कुछ कमी होती है। तो उसी क्रम में जो काम है वो सब चल रहा है। तो देखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ है तो जाहिर सी बात है। और सबसे एक और बात, यहाँ पर एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो टीचर थी वो स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा रही थी, बल्कि अपने घर में ये पढ़ा रही थी और जो क्लासरूम था उनके घर में चल रहा था जब वीडियो वायरल हुई। तो सोचिए कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी, संसाधन वहाँ है नहीं, क्लासरूम प्रॉपर है नहीं, तो जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग जो है इस पर एक्शन ज़रूर लेगा और उसी दिशा में जो काम है वो फिलहाल चल रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो स्कूल में धर्म के नाम पर ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा गलत है। सबसे बड़ी बात यह है, ये सिर्फ एक केस नहीं है। मुजफ्फरनगर की उज्जैन में भी ऐसा ही मामला सामने आया और जम्मू में भी ऐसा ही कुछ केस देखने को मिला है। बहुत अहम जानकारी दे रही हैं आप मदीहा। अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन से अलग अलग आवाज आ रही है। कांग्रेस से राहुल पीएम के उम्मीदवार हैं, ये कहा है गहलोत ने। राहुल पीएम के लिए चेहरा बने, ये कहा है सीएम जो बघेल है उन्होंने। और नीतीश पीएम के पद के लिए योग्य हैं, ये कहा है जेडीयू ने। इंडिया गठबंधन, सभी विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुर अलग अलग हैं, क्योंकि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से राहुल पीएम के उम्मीदवार हैं और जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल वो कह रहे हैं कि राहुल पीएम के लिए चेहरा बने। उधर जो जेडीयू है वो भी इसका अहम हिस्सा है। नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि उनका मकसद सारे विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर आना है, लेकिन उनकी ये बयान एक तरफ और दूसरी जो उनकी जो मंशा है वो भी प्रकट हो रही है। जेडीयू कह रही है कि जो सीएम नीतीश हैं वही पीएम पद के लिए उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन में। अब आपको कांग्रेस नेता
राशिद अल्वी और बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनका बयान सुनवाते हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन में पीएम फेस पर अलग अलग राय है, जबकि वो एकजुट खुद को बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर्स, तमाम नेता यही चाहते हैं कि राहुल गांधी 2024 के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के लायक हैं, प्रधानमंत्री के सभी अहर्ता को पूरा करते हैं। तो ये अलग अलग राय आपने सुन ली। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। जैनेंद्र, गठबंधन तो एक है लेकिन नेता अनेक है, अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, कैसे होगी नैया पार 2024 की? देखिए 24 की नैया कैसे पार होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन विवेक ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे वो अशोक गहलोत हो या भूपेश बघेल हो या राशिद अल्वी हो, कांग्रेस के नेताओं का ये निजी बयान है। उसी तरीके से श्रवण कुमार मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, लेकिन ये भी उनका निजी बयान है। जहां तक इंडिया अलायंस के टॉप सोर्सेज के हवाले से मैं आपको जानकारी दूं कि संभावना इसकी ना के बराबर है कि चुनाव से पहले कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। और इसके पीछे इंडिया अलायंस के नेताओं की रणनीति यह है कि इस चुनाव को मोदी वर्सेस इंडिया करना है, मोदी वर्सेस कोई चेहरा नहीं करना है। अब चूंकि देखिए इंडिया अलायंस जो अपोजिशन अलायंस है उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में पहला दावा तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का होगा। लेकिन कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता हैं राहुल गांधी, वो इंडिया अलायंस के अंदरूनी मीटिंग में ये कह चुके हैं कि कांग्रेस किसी भी त्याग के लिए तैयार है। ऐसे में किसी सरप्राइज के लिए भी निश्चित तौर पर तैयार रहना होगा। और ऐसे में जो दूसरा नाम उभरता है वो है नीतीश कुमार का। ये अंत तक चलता रहेगा बयानबाजी का खेल, हर पार्टी का नेता लगातार चलती रहेगी। लेकिन ये बात भी अहम है जैनेंद्र कि लोग पहले बयान देते हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उसके बाद कह दिया जाता है कि ये पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। अब ये भी वक्त बताएगा, हम इंतजार कर लेंगे कि आखिर किस चेहरे का ऐलान होता है। एक बड़ी अपडेट जान लीजिए, B20 समिट में बोले हैं पीएम मोदी, देश में 23 अगस्त से उत्सव का माहौल है। पीएम ने कहा है ये सेलिब्रेशन इनोवेशन का है, पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है ये बयान। हमारे पूरे देश में सेलिब्रेशन का माहौल है और ये सेलिब्रेशन है चंद्रमा पर चंद्रयान के पहुंचने का। भारत के लूनर मिशन की सफलता में इसरो की बहुत बड़ी भूमिका है। तो पीएम ने कहा कि ये जो इनोवेशन का सेलिब्रेशन है वो पूरे देश में मन रहा है। एक और चंद्रयान 3 की सफलता पर जश्न का माहौल है, तो वहीं चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट के नामकरण पर देश में सियासत नहीं थम रही है। क्या है नेताओं का बयान, सुनाते हैं। अब्दुल कलाम जो थे वो साइंसदान भी थे तुम्हारे और हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे। तो इसमें अगर नाम ही रखना था तो ईमानदारी से वो हकदार थे, इसके उनका नाम रखना चाहिए था। इसको हिंदू मुस्लिम रंग नहीं देना चाहिए। अरे शिव शक्ति नहीं तो और क्या होगा। मुझे लगता है उन्हें इस समय वोट बैंक की राजनीति करने की जगह इन क्षणों का आनंद लेना चाहिए और पूरे देश को लेने देना चाहिए। जहां चंद्रयान ने तिरंगा फहराया है वहां ग्रेट साइंटिस्ट उस जगह को विक्रम साराभाई जी का नाम देना चाहिए। ये सब पंडित नेहरू और विक्रम साराभाई। इनकी सरकार थी तो इन्होंने लैंडिंग पॉइंट का नाम नेहरू रखा। यहाँ तो भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। भगवान शिव इस देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। देश देख रहा है कि कौन इस देश की संस्कृति के विरोध में है। तो ये हाल है नेताओं के, ये बयान है, दोनों ओर मतभेद है। संजय त्रिपाठी के पास आपको लिए चलते हैं। संजय, हम लोगों ने चंद्रमा को तो छू लिया जैसी हमारी मंशा थी, लेकिन राजनीति अपनी मंशा पर नहीं पहुंच पा रही है। 24 की चुनावी बेला है और दो प्रमुख जो गठबंधन है एनडीए और इंडिया, इनमें जो अलग अलग घटक दल है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सबसे प्रमुख घटक दल है, वो हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करता है। और आपने देखा किस तरह से वोटरों को साधने के लिए जो नामकरण किया गया वो शिव शक्ति स्थल रखा गया। अब काउंटर तो होगा ही होगा, विपक्ष इस पर अपने बयान तो देगा ही देगा। और विपक्ष की जहाँ तक बात करूँ तो मैं उत्तर प्रदेश में सबसे जो सशक्त विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी का है और अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़ करके राजनीति करता है, मुस्लिम वोटरों
बातों पर हमेशा से उसकी नज़र रहती है। और मुस्लिमों के जितने 30 त्यौहार हैं वो सारे के सारे चांद को देख करके ही तय किए जाते हैं। तो ऐसे में बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार की जा रही है, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये सारे के सारे बार बार यही बात कह रहे हैं कि इसका नाम किसी धर्म विशेष पर रखने के बजाय किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि ये सारा का सारा कहीं ना कहीं 24 के चुनाव के इर्द गिर्द मचा हुआ घमासान है। 24 का चुनाव है, इसलिए आया ये सियासी बयान है। हमने 4 खबरों पर चर्चा की। संजय, जैनेंद्र, अहमद बिलाल और मदीहा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।